आज हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक पन्ने को पलटने वाले हैं। आज बात होगी एक ऐसी समुद्री महाशक्ति की जिसने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, यानी चोल राजवंश। इस पूरे विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक क्षेत्रीय शक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर समुद्री साम्राज्यों में से एक बन गई। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम शाही चोलों के उदय की कहानी जानेंगे, फिर उनके विशाल समुद्री साम्राज्य को डिकोड करेंगे। उसके बाद उनके सांस्कृतिक स्वर्णयुग, राजवंश के पतन और अंत में उनकी उस शानदार विरासत पर चर्चा करेंगे जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। भाग 1 शाही चोलों का उदय। तो इस महान साम्राज्य की नींव आखिरकार कैसे पड़ी? देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। चोलों के लिए ये काम किया कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी ने। कावेरी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता था, और सच में ये किसी सोने की खदान से कम नहीं थी। यहाँ की बेजोड़ कृषि ने ही वो मजबूत आर्थिक इंजन तैयार किया जिसके दम पर राज्य का इतना बड़ा विस्तार संभव हो पाया। अब अगर इस सफर को समय के पैमाने पर देखें तो चीजें बड़ी तेजी से बदलती हैं। 848 ईस्वी में विजयालय ने इस शाही वंश की स्थापना की, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए राजा प्रथम, जिनका युग 985 ईस्वी में शुरू हुआ, और उनके बाद 1012 ईस्वी में आए राजेंद्र प्रथम। इन दोनों ने मिलकर चोल साम्राज्य को एक ऐसा मिलिट्री पावर हाउस बना दिया जिसका सबसे बड़ा सबूत 1025 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य पर हुए उनके ऐतिहासिक नौसैनिक हमले थे। लेकिन चोल सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में पूरे प्रायद्वीपीय भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। सोचिए, इतने बड़े इलाके को संभालना कितना मुश्किल रहा होगा, पर उन्होंने एक ऐसा स्थिर और समृद्ध केंद्रीय प्रशासन बनाया जिसने लगातार 3 शताब्दियों तक शासन किया और दक्षिण एशियाई शासन व्यवस्था पर अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। भाग 2 महान समुद्री साम्राज्य। अब हम नदी की घाटियों से निकलकर खुले समुंदर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर एक नदी घाटी के साम्राज्य ने इतने विशाल समंदर पर अपना दबदबा कैसे कायम कर लिया? असल में उनका समुद्री प्रभुत्व किसी राज्य द्वारा चलाए जा रहे एक विशाल व्यापार सिंडिकेट की तरह काम करता था। नौसेना का काम सिर्फ युद्ध करना नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स की रक्षा करना और अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाना था। और इस बड़े व्यापार को संभालने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। कावेरी, पूंपट्टिनम और नागापट्टिनम जैसे बंदरगाह दक्षिण भारत को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से जोड़ने वाले मुख्य केंद्र बन गए। यहीं से तमिल व्यापार संघ बंगाल की खाड़ी के आर पार अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते थे। अब चोलों की रणनीति का असली मास्टर स्ट्रोक देखिए। आमतौर पर राजा जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे, लेकिन चोलों ने कुछ अलग किया। श्रीविजय साम्राज्य पर जो चोल 9 सैनिक हमले हुए, उनका मकसद वहां राज करना नहीं था, बल्कि धन लूटना और व्यापार पर अपना एकाधिकार सुरक्षित करना था। ये श्रीविजय के कंट्रोल को तोड़कर अपने तमिल व्यापारियों के लिए रास्ते खोलने का एक बहुत ही चालाक और रणनीतिक कदम था। ये जो नंबर 3 है ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने चीन में पूरे 3 बड़े राजनयिक मिशन भेजे, 1016, 1033 और 1077 में। यह साफ दिखाता है कि चीनी राजवंशों के साथ उनके कितने बड़े स्तर पर व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध थे। भाग 3 संस्कृति का स्वर्ण युग। जब अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो तो उसका असर कला और संस्कृति पर दिखना तो लाजमी है। इस दौर में कला और वास्तुकला ने सच में नई ऊंचाइयों को छुआ। इसी समय राजसी महान जीवित चोल मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें विशाल बृहदेश्वर मंदिर भी शामिल है। इसके साथ ही शिल्पकारों ने कांसे की मूर्तियां बनाने में गजब की महारत हासिल की। नटराज की मशहूर कांस्य मूर्ति इसी काल की देन है, जो आज भी पूरी दुनिया में अपनी बारीकी के लिए जानी जाती है। और यह सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, यह समंदर पार भी पहुंच गया। चोल वास्तुकला की शैली ने दक्षिण पूर्व एशियाई इमारतों के डिजाइन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। अगर इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर को देखें तो उसमें चोलों की वास्तुकला की साफ झलक दिखाई देती है। ये सच में हैरान करने वाला है। साहित्य के मोर्चे पर भी ये दौर एक स्वर्ण युग था।
एक तरफ पेरिया पुराणम और नन्नूल व्याकरण जैसे महान तमिल हिंदू ग्रंथ रचे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जीवक चिंतामणि जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथों का भी खूब विकास हो रहा था। यह दिखाता है कि चोल काल में सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि कई अलग अलग धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं को एक साथ फलने फूलने का मौका मिला। भाग 4 राजवंश का पतन। इतिहास का नियम है कि जो लहर ऊपर उठती है उसे कभी न कभी शांत भी होना पड़ता है। 12वीं सदी के आते आते इस मजबूत साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। 1118 ईस्वी में उन्हें कुछ क्षेत्रों का नुकसान झेलना पड़ा। फिर 1215 में पांड्यों के हाथों मिली हार ने उनके पतन की पक्की शुरुआत कर दी। लगातार होते युद्धों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया और आखिरकार 1279 ईस्वी में यह महान चोल राजवंश पूरी तरह से इतिहास में समा गया। भाग 5 चोलों की स्थायी विरासत। साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी छोड़ी हुई निशानी आज भी कायम है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि यह 1000 साल पुराना इतिहास आज के आधुनिक दौर में भी एकदम जिंदा है। आज भी मलेशिया की शाही उपाधियों में राजा चुलान जैसे नामों का इस्तेमाल होता है। और पॉप कल्चर को तो मत ही भूलिए। कल्कि के मशहूर उपन्यास पोनियन सेल्वन और उस पर बनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दिखाती हैं कि चोल साम्राज्य की नाटकीय कहानियां आज भी लोगों को कितना बांध कर रखती हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कैसे 1000 साल पुराना समुद्री व्यापार नेटवर्क और प्रशासन आज भी एक पूरे महाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान को आकार दे रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है कि अतीत की लहरें आज भी हमारे वर्तमान के किनारों को कैसे छू रही हैं। उम्मीद है चोल साम्राज्य का ये सफ़र बेहद जानकारी भरा लगा होगा।